मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेमवती नंदन बहुगुणा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रयागराज से। हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का यूनिट 3 डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आज हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी है क्या चीज या आयनन ऊर्जा है क्या चीज, कि कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में आपका क्या होता है, एटम से बने होते हैं। अब एटम में आप जानते हैं क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी मैटर है, जब उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें होता क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और निकलते हैं तो आपका क्या होता है, इसका आयनाइजेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं। आयनन हो जाता है, और आयनन हो जाता है तो ये क्या बनता है, आपका कैटायन बनता है। कैटायन बनता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आयनाइजेशन है वो आपका इंडोथर्मिक प्रोसेस है। मींस आयनाइजेशन क्या है, एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, आयनाइजेशन में देखा जाए, अगर आपका कोई एटम मान लो न्यूट्रल है, गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड है, मींस कोई एकलौता एटम है। अब एकलौता एटम है तो उसके वाहितम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग आयनन ऊर्जा या आपका आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मींस आपका, क्योंकि एटम है कोई, तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट होता है। अब किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इस फोर्स को ब्रेक करना है। तो इस फोर्स को ब्रेक करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from outermost shell of neutral isolated gaseous atom forming monopositive ion is called ionization energy or ionization potential। मीन्स कोई भी एटम है, उसके आपका न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, तो उसके वाहितम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी एक तरीके से ये आपका कोई भी एटम है, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देंगे तो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो आपका देख रहे हैं कि जितने ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतने आपको क्या होगा, कम आसानी से कैटायन बनेगा, और जितने कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना आसानी से क्या होगा, कैटायन फॉर्म हो जाएगा। तो मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन। किसी भी एलिमेंट की कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी को एक्सप्रेस करता है। ठीक, ये जितने कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, तो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कैटायन फॉर्म होगा। ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, मींस जिस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, उससे इलेक्ट्रॉन आपका उतना ही आसानी से क्या होगा, फॉर्म होगा। आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के रूप में, या आपका किलो जूल पर मोल के रूप में, या किलो कैलोरी पर मोल के रूप में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, पर एटम इज इक्वल टू 96.4705 किलो जूल पर मोल, या 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। एक किलो कैलोरी पर मोल इज इक्वल टू 4.185 किलो जूल पर मोल। इसके थ्रू जो है हम लोग अगर आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, या किलो कैलोरी या किलो जूल में है, तो हम लोग एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। कोई भी एटम है, अब एटम है न्यूट्रल है, ये कोई एटम है, क्या है, न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है और गैसियस एटम है। तो इसको जब हम आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देंगे तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा,
रिमूव होगा और मोनो पॉजिटिव आयन बनेगा। तो आपका पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और इसको IE1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मोनो पॉजिटिव आयन बन गया। अब इस मोनो पॉजिटिव आयन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, IE2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से जो डाई पॉजिटिव आयन बन गया, इससे तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी दैट इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और इसे हम IE3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखा जाए तो किसी भी एटम में जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्या है कि स्टेप बाय स्टेप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, सक्सेसिव आयनाइजेशन। और पर इलेक्ट्रॉन जितना रिमूव करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब देखिए न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इलेक्ट्रॉन पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक, और बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मींस सबसे कम एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फिर आपकी सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से जो इतने आपका इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतने आपका आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि सील्डिंग कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और किसी भी एटम में कितने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होंगी उसमें टोटल जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एटम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में कितनी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होंगी, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 11 है। तो अब आपको इसमें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होंगी, 11 होंगी। मींस IE1 से लेकर के IE12 तक होंगी। मींस नंबर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम की उसमें उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी है क्या चीज, ये हम लोगों ने देखा कि आपका कोई भी एटम है, इसमें ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब टूटेगा, ब्रेक होगा, तो इसको तोड़ने के लिए इस फोर्स को जितनी एनर्जी की आवश्यकता हुई वह दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। मींस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक तरीके से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच। तो अब इस फोर्स को हमको ब्रेक करना है। अब ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो अगर आपका साइज बढ़ेगी एटम की, मींस डिस्टेंस बढ़ेगी, तो हम लोग जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस कूलम्ब्स का लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/r² के बराबर होता है। मींस अगर दूरी बढ़ती जाएगी किसके बीच, न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान कम होता जाएगा, तो एनर्जी आपको कम देना पड़ेगा। एनर्जी कम देना पड़ेगा मींस आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज ऑफ एटम। मींस एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ऑफ एन एटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। जैसे जैसे किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा, साइज का मान बढ़ता जाएगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए हम लोगों ने स्लेटर रूल डिस्कस किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एटम है, इसमें जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है उस पे जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो जो आपका एक्चुअल में रिड्यूस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक, तो अब आपका अगर न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ रहा है, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा।
एक्चुअल जो फोर्स न्यूक्लियस का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो आपका जितने ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान उतना ही अधिक होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान जब उतना अधिक होगा तो आपको एनर्जी भी उतनी अधिक देनी पड़ेगी। तो मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पे जितने ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल। अब देखिए इनर सेल के कारण क्या होता है, शील्डिंग बढ़ता है। अब शील्डिंग बढ़ता है तो क्या होता है, आउटर सेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान घटता है। अब घटता है तो जितने ज्यादा इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उतने क्या हो जाएगा, उतने क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का मान घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान कम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल। किसी भी एटम के इनर सेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उसके आयनाइजेशन एनर्जी का मान उतना ही कम होता जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सब सेल इफ प्रिंसिपल सेल इज सेम। अब आपका मान लो कोई एटम है, ठीक, उसके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन आपका यस में भी हो सकता है, पी में हो सकता है, डी में या एफ में हो सकता है। तो आपका हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्या कि यस ऑर्बिटल आपका न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है इन कंपेरिजन टू पी, पी ज्यादा क्लोज होता है डी, डी ज्यादा क्लोज होता है इन कंपेरिजन टू एफ की तुलना में। मींस ये कोई आपका अगर एटम है और ये किसी सेल का यस, पी, डी, एफ है तो यस आपका सबसे क्लोज होता है, फिर पी होता है, फिर डी, फिर आपका क्या होता है एफ। मींस पेनिट्रेशन पावर जो होता है यस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। तो ये बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे ज्यादा लगेगा, यस पे सबसे ज्यादा लगे। जो जितना नजदीक होगा उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान क्या होगा, उतना अधिक लगेगा। तो यस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान सबसे ज्यादा लगेगा, फिर पी पर लगेगा, फिर डी पर, फिर क्या होगा एफ पे। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन यस से निकलेगा तो उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, एफ से निकलेगा तो क्या होगा, उसको कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो मीन्स आपका ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज यस इज मोर देन पी इज मोर देन डी इज मोर देन एफ इलेक्ट्रॉन। अगर यस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान अधिक होगा और एफ से निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, कम होगा फॉर द सेम सेल। जो पर्टिकुलर सेल है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेरिलियम और बोरान की, बेरिलियम क्या है, सेकेंड ए का एलिमेंट है, सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है या सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। बोरान आपका थर्ड ए का एलिमेंट है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसका क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, यहाँ पे 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इसमें यस में है और यहाँ पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन है किसमें है, पी में है। हालांकि इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है, तो बोरान पे जेड इफेक्टिव का मान क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यस से निकलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पी से निकलेगा। तो अगर ये भी सेकंड सेल है और ये भी सेकंड सेल है तो होगा क्या कि आयनाइजेशन एनर्जी आपका यस से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू पी की तुलना में। ये केस तभी देखेंगे जब न्यूक्लियर चार्ज में केवल एक का डिफरेंस होगा। तो मींस यहाँ पे यस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए इसके आयनाइजेशन एनर्जी का मान बेरिलियम का बोरान से ज्यादा होगा। लेकिन जब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा तो यहाँ पर भी देखिए यस से निकल रहा है और यहाँ पर भी यस से निकल रहा है। अब आपका न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, जब नेचर ऑफ सब सेल सेम है तो न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, बोरान का। तो इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका, बोरान का ज्यादा होगा। तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरान बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरान इज ग्रेटर देन बेरिलियम। तो अब आपका यहाँ पे इन जनरल क्योंकि बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और बोरान थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है तो जितने भी एलिमेंट सेकेंड ग्रुप में होंगे सबके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं
कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप। मींस इसी तरीके से मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग कह सकते हैं एल्युमिनियम से ज्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि आपका जो फुल फील्ड सबसेल होंगी या आपका हाफ फील्ड होंगी, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मींस ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या है, या तो हाफ फील्ड है फुल्ली, या तो क्या है फुल फील्ड है, तो उस केस में क्या होता है, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो उनकी आयनाइजेशन, उनसे जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस का देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6, ये क्या है, फुल फील्ड है। ये सभी की सभी क्या है, फुल फील्ड है। और हीलियम का क्या होता है, 1s2 होता है। बाकी सभी इनर्ट गैसेस का क्या होता है, NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये फुल फील्ड है तो क्या होंगे बताइए, फुल फील्ड है तो ये हाईली स्टेबल होंगी, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो जब आप इससे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एनर्जी क्या होगी, आपको ज्यादा देना पड़ेगा। मींस मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मींस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो आपका, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इनर्ट गैसेस का किसी भी पीरियड में जब चलेंगे तो इनर्ट गैसेस का आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। मींस इनका क्या होगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड। किसी भी पीरियड में इनर्ट गैसेस के आयनाइजेशन एनर्जी का मान सबसे अधिक होगा। इसी तरीके से अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग देख लें तो ऑक्सीजन आपका 6A ग्रुप का है और नाइट्रोजन 5th A ग्रुप का है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 है और इसका क्या है 2s2 2p4 है। तो यहाँ पे देखिए यस में फुल फील्ड है और p क्या है, हाफ फील्ड है। तो आपका ये हाफ फील्ड है तो क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पे p में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि p में हम लोग ये जानते हैं कि p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये देखिए इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये हाफ फील्ड है। और आपका ये 4 हो गए तो क्या हो गया, पार्शियली फील्ड हो गया। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपका फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो सबसेल्स होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हाईली स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि आपका सिमेट्रिक होती है और आपका उनमें एक्सचेंज एनर्जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। इसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा जेड इफेक्टिव का मान ज्यादा होगा आउटर सेल में, इसमें जेड इफेक्टिव का मान ज्यादा होगा इसकी तुलना में, तो आपका होना चाहिए ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ पे हाफ फील्ड होने के नाते क्या होगा कि जब इससे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मींस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। और जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया, आपका ये पार्शियली फील्ड हो गया, अब लेस स्टेबल हो गया, पार्शियली फील्ड हो गया और क्या हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। और जबकि इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया और मोर स्टेबल होगा। तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इससे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पी से यहाँ भी निकल रहा है और पी से यहाँ भी निकल रहा है और ये हाफ फील्ड हो गया। ये क्या है, पार्शियली फील्ड। तो जब इससे निकालेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन को तो चूंकि एक तो जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। तो इन जनरल चूंकि ये 5th A का है और ये क्या है, 6th A का है, इसके सारे ग्रुप के एलिमेंट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यही होता है। तो इन जनरल हम लोग कह सकते हैं क्या कि एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 5th A ग्रुप इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 6th A ग्रुप।
फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी उस सिक्स्थ ए की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, तो ये आपके क्या हैं, मेन फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देखिए अब आपका हम इसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को देख लें। यहाँ पे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमने बताया सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। जब स्टेप बाय स्टेप हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं किसी एटम से, तो आपका हर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक, और इन आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखिए जैसे सोडियम का सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी लें तो आपका इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इनर्ट गैस लाइक हो गया। ये क्या हो गया, इनर्ट गैस लाइक हो गया, मींस फुलफिल्ड हो गया। अब फुलफिल्ड हो गया तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मान तो कम होगा वैसे सेकंड की तुलना में, लेकिन यहाँ पे जब ये फुलफिल्ड से निकालेंगे तो जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की तुलना में। IE1 की तुलना में IE2 का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली फिल्ड था। अब आपका इनर्ट गैस लाइक हो गया। इनर्ट गैस की आयनाइजेशन एनर्जी का मान हमने डिस्कस किया क्या होता है, हाईएस्ट होता है। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम में अगर हम देखें तो इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकला IE1 के बराबर एनर्जी दिया, तब आपका यहाँ पे 3s1 हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो आपका चूंकि S से ही निकल रहा है, आपका जो है ये IE2 हो गया। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया, ये इनर्ट गैस लाइक हो गया। क्या हो गया, इनर्ट गैस लाइक हो गया। तो जब अगला इलेक्ट्रॉन इससे हम निकालेंगे, ठीक, अगला इलेक्ट्रॉन जब हम इससे निकालेंगे तो ये IE3 का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनर्ट गैस लाइक है। तो मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी में जंपिंग हो जाएगी। जंपिंग का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी में गैपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक, पता लगा इसकी 100 किलो कैलोरी है तो इसका पता लगा 250 किलो कैलोरी हो गया। ठीक, एक हम जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं, जबकि इसका आपका 100 है तो इसका 90 है। इस तरीके से 10-5 का डिफरेंस होता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सक्सेसिव। लेकिन जहां एक सेल से दूसरे सेल में जंप करेंगे, मींस आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन आपका इनर्ट गैस लाइक हो गया, तो उससे जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, मींस आयनाइजेशन एनर्जी में जंपिंग हो गई। तो यहाँ पे सोडियम में पहले आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जंपिंग, मैग्नीशियम में दूसरे के बाद जंपिंग, और एल्युमिनियम में इसी तरीके से तीसरे के बाद क्या होगी, जंपिंग होगी। मींस आपका यहाँ पे IE1, ये भी आपका एल्युमिनियम का केस हम ले ले, यहाँ पे आपका P3P1 हो जाएगा, Al प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आपका S2 हो जाएगा, ये आपका 3s1 IE3 और ये आपका 6 होगा, और यहाँ पे IE4 देंगे, IE4 तो Al आपका 4 हो जाएगा, Al4 प्लस। लेकिन ये क्या हो गया, थर्ड के बाद आपका यहाँ पे इनर्ट गैस लाइक हो गया। ठीक, क्या हो गया, इनर्ट गैस लाइक। तो यहाँ पे जंपिंग आपकी क्या होगी, अब क्योंकि इनर्ट गैस से जब निकालेंगे तो IE4 का मान, IE4 इज मोर एंड मोर देन IE3 इज मोर देन IE2 इज मोर देन IE1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी, इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में 2, इसके आउटर सेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जंप है वो कब होगा, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो एक तरीके से किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी में जो जंपिंग है, जंपिंग से पहले जितनी आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसके आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मींस आपका द नंबर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज बिफोर फर्स्ट जंप इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट जो जंप होगा आयनाइजेशन एनर्जी में, उसके पहले जितनी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होंगी वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होंगी। तो मींस अगर हमको किसी एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है 3, 4, 5 इसी तरीके दे दिया गया है, और पूछ लिया गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में,
तो जितना पहले, जैसे पहले दूसरे तीसरे, मान लो आपका आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस 10 5 इस टाइप का होगा, हाँ 20, लेकिन आपका जहां जंप होगा वहां 100 150 इस तरीके का डिफरेंस हो जाएगा। तो उसके पहले जितने आयनाइजेशन एनर्जी होंगे वो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आउटर सेल में बराबर होंगी। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान कैसे चेंज होता है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से चेंज होगा, तो अगर हम लोग देखें तो ये बताइए, हम लोग बताए थे पीरियोडिक टेबल में कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दो तरीके से वेरी करेगी। एक तो हम लेफ्ट टू राइट कहां चलेंगे, अक्रॉस द पीरियड, और टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप चलेंगे। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड चलेंगे तो दो चीजें, एक तो आपका एटॉमिक साइज हम लोग पढ़ चुके हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है बताइए, डिक्रीज करता है। ठीक, एटॉमिक साइज क्या होता है आपका, डिक्रीज करता है, ये आपका डिक्रीज करता है। और क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है बताइए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो अब हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक साइज घटता है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता है। तो जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे। मींस इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, बट exceptional behavior is obtained in elements of second A and fifth A group। जो सेकंड ए और फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट है उसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर होंगे। क्यों होंगे, देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये लिथियम है फर्स्ट ए, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान को अगर हम ले लें, मान लो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ रहा है, क्योंकि किसी भी पीरियड में जब हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता है। अब बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका 2s2 होता है और इसमें क्या होता है 2p, इसमें आपका 2s2 और 2p1 होता है। तो यहाँ पे आपका p से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ पे s से निकलता है। तो अभी मैंने इसके पहले डिस्कस किया एक फैक्टर कि जब एटॉमिक नंबर में एक का डिफरेंस है तो अगर इलेक्ट्रॉन s से निकलेगा तो उसके आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू p की तुलना में। तो यहाँ पे p से निकल रहा है तो होगा क्या, ऐसे इधर से तो बढ़ेगा, लिथियम से बेरिलियम का ज्यादा होगा, लेकिन बेरिलियम से बोरान में जब जाएंगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन p से निकलता है यहाँ s से, तो इसलिए बेरिलियम का क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन सेकंड ए की आयनाइजेशन एनर्जी अभी हमने डिस्कस किया थर्ड ए से ज्यादा होती है। इसी तरीके से इधर बढ़ते जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन में जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपका होना तो ऑक्सीजन का ज्यादा चाहिए। अभी मैंने डिस्कस किया ये फिफ्थ ए का है, ये सिक्स्थ ए का है। ठीक, फिफ्थ ए में आपका क्या होता है NS2 NP3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है NS2 NP4 होता है। तो हाफ फील्ड जब होगा या फुल फील्ड होगा तो उससे जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। मींस होना तो चाहिए लेकिन हो क्या जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, फिर आपका ये इंक्रीज करेगा। तो जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमको दो जगह एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा, एक तो सेकेंड ए का थर्ड ए से ज्यादा और फिफ्थ ए का सिक्स्थ ए से ज्यादा होगा। क्यों ऐसा हो गया, क्यों, क्योंकि आपका सेकेंड ए में इलेक्ट्रॉन जो निकलता है s से निकलता है और थर्ड ए में p से निकलता है, जबकि फिफ्थ ए में जो इलेक्ट्रॉन दोनों में p से निकलता है, लेकिन फिफ्थ ए में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और सिक्स्थ ए में क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फुल फील्ड से निकलेगा तो उसके आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर इसको हम जो है एक ट्रेंड जो है ग्राफ प्लॉट करें किसमें, अक्रॉस द पीरियड, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज, ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या होगा, लिथियम से बेरिलियम पे जाएंगे थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन बेरिलियम
आपका से बोरान का थोड़ा सा क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ पे पी से निकलेगा, यहाँ से एच से निकलेगा, फिर आप जाएंगे कार्बन तक बढ़ता जाएगा, नाइट्रोजन तक बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन का थोड़ा सा नाइट्रोजन से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियली फिल्ड होगा। फिर आपका फ्लोरीन नियान का सबसे ज्यादा होगा, किसी भी पीरियड में इनर्ट गैस का सबसे ज्यादा होता है। तो ये वैल्यू जैसे आपके दी गई हैं, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि डाटा आपका कितना होगा। तो एक क्वेश्चन अगर हम देखें, ऑर्डर आपको बताना है। देखिए मैं यहाँ ठीक यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो, मान लो हमारा ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आपका आर्गन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इधर से इधर बढ़ेगा। लेकिन ये मैग्नीशियम क्या है, सेकेंड ए है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, एल्युमिनियम से ज्यादा होगा। ये फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ये थर्ड ए है, इधर से बढ़ता जाएगा, फोर्थ ए बढ़ेगा, लेकिन फिफ्थ ए का क्या हो जाएगा, ये सिक्स्थ ए से ज्यादा हो जाएगा। फिर आपका ये सेवेंथ ए का बढ़ेगा और जीरो ग्रुप का ये इंक्रीज करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाउन इन द ग्रुप। जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक, ऊपर से नीचे चलेंगे तब आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा। अब देखो, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो आपका दो चीजें होती है। एक तो एटॉमिक साइज क्या होता है बताइए, एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज करता है। और जेड इफेक्टिव क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितने ज्यादा एटॉमिक साइज होगी उतने आपका जेड आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, कम होगा। तो इन जनरल जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक, तो आपका मींस in general ionization energy decreases down the group and the ionization potential of first group element is given as हाइड्रोजन है, इसका सबसे ज्यादा होगा। इसका दिया है कितना, 1312 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपका देख रहे हैं 520, 495, इस तरीके से क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक, क्या होगा, डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन ये ट्रेंड जो है, जो थर्ड ए और फोर्थ ए के ग्रुप एलिमेंट हैं और आपका जहां से 5D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं, उसमें ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो थर्ड ए में देखा जाए तो यहाँ पे सेकंड ए को हम ले ले लें और यहाँ पे थर्ड ए को ले लें और क्या ले लें, फोर्थ ए ले लें। तो थर्ड ए में, सेकंड ए में कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम। ठीक, रेडियम रेडियो एक्टिव है। इसी तरीके से यहाँ पे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम को अगर हम ले लें, यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड को ले लें। ठीक, तो होना क्या चाहिए, जैसे इसमें आपका ऊपर से नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो आपका किसका, बेरिलियम का ज्यादा होगा, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम कैल्शियम से, इस तरीके से आपका घटता जाएगा। यहाँ पर भी बोरान का एल्युमिनियम से ज्यादा होगा। लेकिन होता क्या है कि होना चाहिए एल्युमिनियम का भी गैलियम से ज्यादा, लेकिन गैलियम का एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके बाद आपका 21 स्कैंडियम से लेके 30 जिंक तक कौन 3D सीरीज के एलिमेंट आ जाते हैं। 3D सीरीज के एलिमेंट आते हैं तो 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते यहां तक आते आते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, गैलियम तक बहुत बढ़ जाता है। ठीक, क्या होता है, गैलियम तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान बहुत बढ़ जाता है। तो होना तो चाहिए एल्युमिनियम का, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने से क्या हो गया,
इसका जो है गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी का मान आपका एल्युमिनियम की तुलना में ज्यादा हो जाता है। इसी तरीके से इधर जब बढ़ेगा यहां बढ़ेगा, लेकिन जहां पे 5D सीरीज के एलिमेंट आते हैं, ठीक 5D सीरीज के एलिमेंट आते हैं, तो वहां पे आपका 57 लैंथानम से लेके के बाद, ठीक कहा 57 लैंथानम के बाद 58 सीरियम से लेके 71 ल्यूटेनियम तक के यह ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। हमने बताया था सिक्स्थ पीरियड में, आपका सिक्स्थ पीरियड में हमने बताया था 14 एलिमेंट मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए हैं, जिसे हम लोग लैंथेनाइड कहते हैं। और लैंथेनाइड में क्या होता है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन हो जाता है, तो उसके कारण भी जो पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट हैं, ठीक मींस आपका कितने 71 के बाद जो आपके एलिमेंट्स आएंगे उनके आपके आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक क्यों बढ़ जाएगा, ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। मींस 72 से लेकर के 80 तक के जो एलिमेंट होंगे किसके, 5D सीरीज के, उनके आयनाइजेशन एनर्जी का मान 6D सीरीज 5D सीरीज के उनके आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप में ऊपर एलिमेंट है उसकी तुलना में ज्यादा होगा। ठीक ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3D सीरीज है, कहाँ स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम 21 से 30 जिंक तक, तो होना ये आपका बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे पहली बात 3D सीरीज के एलिमेंट आ गए तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ गया और गैलियम में क्या हो गया, साइज में कंट्रैक्शन हो गया। जितना हम साइज सोचते हैं होना चाहिए उससे क्या हो जाता है, आपका साइज कम हो जाता है। अब उससे साइज कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो गैलियम का एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपका ये लैंथानम है, यहाँ के बाद आपके 58 सीरियम से लेके 71 ल्यूटेनियम तक के एलिमेंट लैंथेनाइड कहलाते हैं। और हमने आपको बताया है कि लैंथेनाइड में धीरे धीरे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ता जाता है, तो साइज में धीरे धीरे कंट्रैक्शन होता है, जिसे हम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। तो ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन जो पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट है, मींस 72 से लेकर के कहां तक 82 तक के जो एलिमेंट हैं, इनके आयनाइजेशन एनर्जी का मान अपने ग्रुप में जो ऊपर एलिमेंट है उससे अधिक हो जाता है। इन जनरल नीचे घटेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका नीचे है लेकिन फिर भी इसका बढ़ गया, कहां 82 से 72 से 82 तक के एलिमेंट्स का। ठीक तो आपका क्यों आपका हो गया, ये चीज आपका यहाँ पे हमने लिखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम। गैलियम का एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाता है। क्यों हो गया, बिकॉज ड्यू टू प्रीसीडिंग 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स इट्स साइज इज लेस देन एक्सपेक्टेड एंड हेंस आयनाइजेशन इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक पहली बार 10 ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट ये आ गए, इसके कारण क्या होता है, जो साइज हम गैलियम की एक्सपेक्ट करते हैं उससे छोटी हो जाती है। अब उससे छोटी जब हो गई तो क्या होगा, अगर छोटी हो गई तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ गया। मीन जो हम लोग चाहते हैं भाई नीचे बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए, वो आपका यहाँ पे घट रहा है तो घटना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। इसी तरीके से ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन आयनाइजेशन आर एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 72 to 82 इज ग्रेटर देन एलिमेंट्स व्हिच आर जस्ट अबव देम इन द ग्रुप। ग्रुप में जो जस्ट इसके ऊपर है उनकी तुलना में इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, किस तरीके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से ये वेरी करता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर हेमवती नंदन बहुगुणा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नैनी प्रयाग से, कि आप लोग इससे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और एप्लीकेशन इसका हम लोग लास्ट में फिर डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।